देख कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मटेरियल है, मुझे एक जानकारी दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी जरूरत है आपको इस कंसेप्ट की। मान लीजिए कोई मटेरियल है मेरे पास, आयरन कोड, ठीक है, इस तरह की मेरे पास मान लीजिए आयरन कोड, ठीक है। अब जरा देखिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर आयरन लगा, वो वायर लगा दी, ठीक है जी, एन टर्न्स लगा, तो इससे क्या निकलेगा, फ्लक्स पाई, इससे फ्लक्स आएगा, सही बात है, इस तरफ कुछ फ्लक्स आएगा, ऐसा फ्लक्स रोटेट करेगा, ठीक है, मतलब क्लोज लूप बनाएगा फ्लक्स, ठीक है। यहां पे मैंने करंट दिया तो एमएमएफ आएगा इससे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक फ्लक्स डेंसिटी सेटअप हो जाएगी इसके अंदर, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें से फ्लक्स निकल रहा है ना, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें से फ्लक्स निकल रहा है कुछ पाई, तो इसके अंदर एक बी आएगी, फ्लक्स पर यूनिट, ठीक है, बी आ। अब अज्यूम कीजिए कि मैंने यहां पे एयर छोड़ दी खाली, कुछ एयर खाली कर, ठीक है, कुछ एयर छोड़ दी, बीच में काट दे आयरन को। तो आप मुझे ये बताओ, यहां की फ्लक्स डेंसिटी और यहां की फ्लक्स डेंसिटी क्या सेम रहेगी? क्यों, क्या दिक्कत आएगी? एयर आ गई ना बीच में, उससे क्या होगा, कम हो जाएगी। आपने पहले बताया देख मुझे एक बात बताओ, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन यहां पे आ रही है क्या वो कम होनी है? क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होगी? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हुई है? नहीं, जितना फ्लक्स यहां से आएगा उतना ही तो आगे आएगा, सीधी बात है यार, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो कम होनी नहीं, तो जितनी पीछे से आएंगी उतनी आगे जाएंगी ना। क्या कहते हैं, क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होगी? नहीं। फिर आप फ्लक्स डेंसिटी पे क्यों कमेंट कर रहे हो? फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पार्ट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो फ्लक्स होते हैं ना। अब एरिया से अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करना, क्या बन जाएगा, बी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया ये कि जब भी आप एयर की बात, एयर में जब देखते हो तो एयर में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पहले कम हो जाती है, ठीक है, बिकॉज रिलक्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाती है, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, बिल्कुल सही है। बट यहां पे सिचुएशन कुछ अलग है। यहां पे क्या सिचुएशन है, मैंने यहां पे कुछ और पूछा है, मैंने आपसे ये पूछा है कि जो आयरन के अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी क्या वही एयर के अंदर होंगी? बताओ। हाँ, वो तो वही रहेंगी ना, जो आयरन के अंदर फील्ड लाइंस आएंगी वही एयर के अंदर आएंगी। क्यों भाई, यहां पे अलग से कौन सी किसने पैदा कर दी फील्ड लाइंस? सीधी बात है। हाँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम जरूर हो जाएगी, जो यहां से पहले जो फील्ड लाइन आ रही थी अब उससे कम फील्ड लाइंस आएंगी। क्यों, रिलक्टेंस बढ़ गया ना। देखो पहले के लिए था क्लोज, तो क्लोज के केस में जो फ्लक्स आ रहा था वो ज्यादा था, क्लोज के केस में जो फ्लक्स था वो ज्यादा था। अब थोड़ा ये फ्लक्स कम है, बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन तो ये है जितनी लाइंस यहां पे क्या उतनी लाइन है, बिल्कुल उतनी लाइन है। हाँ, वो जो नंबर ऑफ लाइंस है हालांकि वो इससे कम है, बट जितनी इसके अंदर है उतनी इसके अंदर है। समझ गया? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का सेम, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी यहां पे है उतनी यहां पे। तो क्या आप मुझे ये बताइए, क्या यहां पे जो फ्लक्स डेंसिटी है वही फ्लक्स डेंसिटी यहां पे भी है? फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो सेम है, माने फ्लक्स तो सेम है दोनों, ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स दोनों सेम, बट क्या मेरी फ्लक्स डेंसिटी सेम है यहां पे और यहां पे? नहीं सर, अब डिफरेंट है, क्योंकि एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया यहां पे बदल गया, यहां पे बदल गया। कैसे बदला? इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। यस सर, कुछ फील्ड फ्रिंज आउट करेंगे, कुछ फील्ड बाहर से ले आएंगे, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट, ठीक है भाई। कुछ फील्ड बाहर से ले आएंगे, समझ रहे हो, फ्रिंजिंग फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिए, उससे क्या होगा, जो इफेक्टिव एरिया वो ये बढ़ गया है, नहीं समझे? जो इफेक्टिव एरिया था इसका, टोटल एरिया, वो आपका एक तरह से बढ़ गया। तो जो डेंसिटी है, जो डेंस घनापन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझे? बट
तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि जो फ्रिंजिंग फील्ड है वो क्या है, नेग्लिजिबल। मैं फिर अज्यूम कर सकता हूं कि फ्रिंजिंग फील्ड को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, और अगर मैंने फ्रिंजिंग फील्ड को नेग्लेक्ट कर दिया, इट मींस मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, बी विल रिमेन सेम। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, बी विल रिमेन सेम इन द एयर गैप ओनली इफ द एयर गैप इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर एयर गैप बहुत ज्यादा स्मॉल है तो मैं बोलूंगा कि आयरन के अंदर जो बी है और एयर के अंदर जो बी है वो सेम है। अदरवाइज एयर के अंदर बी सेम नहीं होती, वहां पे फ्रिंजिंग इफेक्ट आता है, प्रैक्टिकली सेम नहीं होती। ठीक है, प्रैक्टिकली सेम नहीं होती क्योंकि वो फ्रिंजिंग इफेक्ट आ जाता है, बल्ज आउट हो जाते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़े। बट मैं अज्यूम कर सकता हूं कि अगर एयर गैप बहुत स्मॉल है तो मैं सेम अज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, थोड़ा ध्यान रखिए, इसका यूज करूंगा। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, आपकी बुक का क्वेश्चन है पीसी सेन का, मैं वो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, आप जरा ध्यान से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए, मेरे पास एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, मैं जरा बना दूं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के कंसेप्ट आपको सब समझाएगा अच्छे से, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को उठा के रखा हूं। ठीक है, बिकॉज ये कंसेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये मैंने कुछ टर्म्स लगा रखे इसमें, और यहां पे एक तरह से रिले है। ये स्प्रिंग है, और ये दो कनेक्शन पॉइंट। हाँ, बेसिकली रिले काइंड ऑफ। ठीक है, फिर देखिए कैसे वर्क करेंगे। मैं थोड़ा समझा दूं क्या डायग्राम बना, पहले इसको जब मैं इसके अंदर सप्लाई दूंगा करंट आएगा, करंट आएगा तो मैग्नेट बनेगी नॉर्थ साउथ, एक तरफ से फील्ड निकलेगी एक तरफ वापस आएगी। तो जहां से फील्ड निकलती है वो क्या होता है, नॉर्थ, और जहां से वापस आती है वो साउथ। और भी याद रखिए, आयरन के अंदर जहां से फील्ड निकलती है, जैसे आयरन के अंदर जहां से फील्ड निकलती है उसको बोलते हैं नॉर्थ, और जहां पे एंटर करती है उसको क्या बोलते हैं, साउथ। बट एयर में जल्दी, मतलब अगर आयरन टू एयर की बात करें, आयरन टू एयर, तो ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे, जहां से फील्ड निकलती है वो नॉर्थ, जहां से। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एयर टू आयरन देखूं, एयर टू आयरन जैसे ये है, और इधर से फील्ड एंटर करनी है मान लीजिए, और इधर से निकलनी है, तो आप बताओ कौन सा नॉर्थ बनेगा कौन सा साउथ बनेगा। ये एयर है और ये आयरन, बोला अब कौन सा ये नॉर्थ बनेगा कौन सा साउथ बनेगा। ये क्या बनेगा, सर ये साउथ बनेगा, ये साउथ बनेगा, और ये नॉर्थ। वैसे आप आयरन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एयर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना नहीं, आयरन यहां से आयरन में एंटर कर रही है, यहां से निकल रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मोटर में यूज होगा। मैं बना ही देता हूं उसको, अगर आपका क्लियर हो जाए। जरा देखिए, कई बार आप गलती करते हो, अच्छा ये तो फ्लक्स की मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूं, कैसे दिखा रहा हूं जरा देखो। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखो ये छोटे छोटे कंसेप्ट टाइम में गलतियां होती हैं। कोई वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट वायर, तो जब भी आपको स्ट्रेट वायर के अक्रॉस अगर सराउंडिंग में फ्लक्स देखना है तो कैसे देखेंगे स्ट्रेट वायर में, आप थंब को करंट की डायरेक्शन में लगाओ, राइट हैंड उठाओ, पहले थंब को करंट की डायरेक्शन में दिखाओ और फिर हाथ को घुमाओ, जिधर हाथ घुमाए उधर ही क्या होती है आपकी फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ऐसे आपकी इसके चारों ओर फील्ड लाइन है। तो वायर जैसे मान लीजिए वायर ऊपर की तरफ करंट है तो इसके चारों ओर फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक है जी, अच्छा अगर मेरा करंट ऐसे लूप में घूम रहा है तो फ्लक्स कैसे देखते हैं। ये तो स्ट्रेट वायर में बताया मैंने,
करंट जब भी स्ट्रेट वायर है तो थंब आपका करंट की तरफ होना चाहिए और हाथ घुमाओ। जब भी लूप में घूम रहा है करंट तो करंट की डायरेक्शन में हाथ को घुमाओ। थंब जो होता है वो किसको देगा? फ्लक्स। अब उल्टा है, ध्यान रखिए, जब भी सर्कुलर मोशन होता है ना करंट का तो उस तरफ हाथ घुमाओ तो फिर थंब जो होता है वो डायरेक्शन देगा। तो दो अलग अलग केस नहीं हो गए। पहले केस में थंब जो है वो करंट बता रहा है और हाथ जो है वो फ्लक्स की डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन इस केस में हाथ घुमाइए, थंब जो है वो क्या बताएगा? फ्लक्स। तो ये ध्यान रखिए, दो केस। एक केस में आपका करंट कैसा है? सर्कुलर, और एक केस में कैसा है? स्ट्रेट। तो स्ट्रेट में तो बड़ा इजी है, थंब को आप करंट की तरफ दिखाओ, हाथ घुमाओ, और यहां पे हाथ को घुमाइए, जो थंब है वो क्या दिखा देगा? फ्लक्स की डायरेक्शन। जैसे कि यहां पे देखिए, यहां पे जो वायर है वो क्या है? आप आयरन कोर के अक्रॉस चारों ओर घुमा हुआ है, ऐसे जाके पीछे गया हुआ है, फिर बाहर निकल के पीछे गया हुआ है, ऐसे नहीं गया हुआ। तो अगर मैं यहां पे देखूं फ्लक्स की डायरेक्शन तो कैसे देखूंगा बताओ? ये सर्कुलर नहीं है करंट, सर्कुलर आ गया तो कैसे देखूंगा? अपने राइट हैंड को इधर घुमाओ, बाहर से अंदर, करंट बाहर से अंदर गया, राइट हैंड को ऐसे घुमाओ तो थंब ऊपर की तरफ आएगा, इसका मतलब फ्लक्स सीधा आएगा, फ्लक्स ऐसा है। अब मुझे ये बताओ, ये तब है जब करंट इधर आ रहा है, ध्यान रखिए, उस इंस्टेंट में बताया मैंने। अब यहां से फ्लक्स निकलेगा, सही बात है, नॉर्थ बनेगा, तो ये क्या बनेगा? ये नॉर्थ बनेगा, और यहां से वापस आएगा तो ये क्या बनेगा? ये साउथ बनेगा। इसका मतलब क्या बन गई है? एक मैग्नेट बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। अब समझे आप? अब ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई और ये आयरन है यहां पे फिर से, तो क्या करेगा इसको? अट्रैक्ट करेगा, तो एक खिंचाव महसूस करेगा। जैसे अभी अभी आपने देखा था, मैंने कीज को यहां पर रखा था, कीज ने क्या किया था? अट्रैक्ट किया, बिल्कुल वही कंसेप्ट। ये इसको अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करेगी तो ये जो पॉइंट है ये भी आगे सरकेगा, आगे सरकेगा तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए पीछे से लाइव वायर आ रखा था और यहाँ पे कोई बल्ब लगा रखा है इसके साथ, जरा देखिए, अब ये मेरा बल्ब है कोई और ये ग्राउंड है, ये न्यूट्रल है। अब जरा देखिए क्या होगा, जैसे इसके अंदर सप्लाई आएगी, ये आगे अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे टच हो जाएगा, टच हो जाएगा तो कनेक्शन बन जाएगा, लाइव और न्यूट्रल जुड़ जाएंगे, बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा। तो इस तरह का कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, एक तरह से रिले बोलते हैं, आगे आप पढ़ोगे इस चीज को। तो बेसिक मैं आपको जरा समझा दूं, मतलब मैंने बता दिया कि कैसे वर्क करता है ये, ठीक है। अब आप आगे बढ़ो, देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, मेरे पास स्प्रिंग लगा हुआ है इस तरह का, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए जरा क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिव रिले, ठीक है। हाँ, द कॉइल हैज 500 टर्न्स, इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्न्स 500 turns. The coil has 500 turns and the mean core path length, mean core path length, core, ये core है, आयरन कोर, ये कोर है और बीच में एयर है, दिस इज एयर। तो कोर की मीन लेंथ बता रहा है, मीन कोर पाथ लेंथ, मीन कोर पाथ लेंथ ये आपको दे रखी है एंड दिस इज, इन्होंने दिया हुआ है 360 mm, 360 mm ये देगा, सिर्फ कोर की लेंथ दे रखी है, मीन क्यों भाई? मीन का क्या मतलब? देखो मान लीजिए कोई कोर ऐसे, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, इस तरह की कोर लेंथ की बात करूं तो आप कौन सी लेंथ लोगे? क्लोज लेंथ, कितनी लेंथ का ये? तो जरा देखो, अगर मैं इस लूप में चलूं, छोटे वाले लूप में, तो लेंथ छोटी आएगी। अगर मैं ऐसे मेजर करूं तो स्केल लेके अंदर वाली साइड मेजर करूं क्लोज लेंथ तो छोटी आएगी, और बड़ी वाली साइड मेजर करूं तो फिर क्या लेंगे? लेंथ क्या लेंगे? छोटी। फिर इनका क्या लेना पड़ेगा? मीन, मानिए बीच वाली लेंथ, इसको बोलते हैं मीन लेंथ, मीन क्लोज कोर लेंथ, ठीक है। तो ये जो मीन लेंथ है मेरे पास, मीन कोर पाथ लेंथ, वो कितने दे रखी है? 360 mm, ठीक है। अच्छा और क्या दिया होगा आपको, जरा देखिए, एयर गैप लेंथ्स आर 1.5 mm ईच, ये जो गैप लेंथ दे रखी है ये वाली, ये है 1.5 mm, 1.5 mm, ये भी और ये भी, दोनों एयर गैप लेंथ है 1.5 mm, ठीक है। ये भी 1.5 mm, ये भी 1.5 mm, ठीक है। दोनों एयर गैप लेंथ जो दे रखी है
आपको 1.5 mm दे रखी है, ठीक है। और जो कोर लेंथ आ रखी है उसमें कौन सी लेंथ है, ये प्लस ये, इन दोनों का मीन है ये और प्लस ये, और बीच में जो एयर गैप है उसकी मीन लेंथ कितनी है 1.5 mm। A flux density of 0.8 टेस्ला is required, आपको B दे रखी है 0.8 टेस्ला, ये इसके अंदर होनी चाहिए required। A flux density of 0.8 टेस्ला is required to actuate the relay, रिले को काम करने के लिए 0.8 टेस्ला चाहिए। The core is cast steel, कोर जो दे रखी है वो दे रखी है कास्ट स्टील, ठीक है। और कास्ट स्टील की जो म्यू होती है वो लिख लो कितनी होती है, कास्ट स्टील की जो म्यू होती है वो सुन लो क्या होती है, मैं आपको जरा बता दूं म्यू की वैल्यू क्या होगी। टोटल म्यू और म्यू है जी, टोटल म्यू, हाँ टोटल म्यू, ठीक है। कास्ट स्टील का अगर मैं B वर्सेस H का कर्व देखूं तो मेरे पास जो रिलेशन दे रखी है कास्ट स्टील की, अगर 0.8 टेस्ला B है तो H की जो वैल्यू आएगी कास्ट स्टील में 0.8 टेस्ला, जो उसका BH कर्व है उसके अकॉर्डिंग इसने दे रखा है, इसका एक BH कर्व दे रखा है कास्ट स्टील का, और उसने दे रखा है कि अगर इधर मैं B ले लूं और इधर H ले लूं तो B अगर मेरा 0.8 है तो 0.8 के कोर्सपोर्डिंग जो इसने H दे रखा है वो आपको दिया हुआ है, H इसने दे रखा 510 एम्पियर टन्स पर मीटर। NI में L होता है ना, H याद है, M का मतलब नंबर ऑफ टन्स, तो टन्स T आ गया, I मतलब एम्पियर और डिवाइड लेंथ मतलब मीटर, एम्पियर टन्स पर मीटर। ये दे रखा है कास्ट स्टील का, ठीक है। अब सुनिए क्या करें, फाइंड द करंट इन द कॉइल, आप बताएं करंट कॉइल में क्या होगा, पहला पार्ट। दूसरा लिखिए कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द कोर, कंप्यूट द परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द कोर, आपको बताना है। तीसरा बताना है, तीसरा पार्ट लिखिए इसका, अब तीनों सोल्व करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आप जल्दी बहुत सारी चीजें सीखोगे। नेक्स्ट लिखिए, इफ द एयर गैप इज जीरो, नेक्स्ट पार्ट लिखिए इसका, तीन पार्ट इसके। इफ द एयर गैप इज जीरो, फाइंड द करंट इन द कॉइल फॉर द सेम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर। इफ द एयर गैप इज जीरो, इफ द एयर गैप इज जीरो, फाइंड द करंट इन द कॉइल, find the current in the coil for the same flux density 0.8 टेस्ला। कॉइल में कितना करंट दूंगा अगर गैप जीरो है, और अगर गैप दिया हुआ है तो फिर करंट कितना होगा, जरा देखते हैं। गैप देने के साथ करंट कितना एयर के अंदर अगर लगा हुआ है तो आपको क्या लग रहा है, वैसे आइडिया से सोचो। अगर आप 0.8 टेस्ला बनाना चाहते हो, मेंटेन रखना चाहते हो उसके अंदर, ठीक है, सेम फ्लक्स डेंसिटी अगर आप चाहते हो, एक बार एयर नहीं है, तो किस केस में करंट ज्यादा देना पड़ेगा? सर विदाउट एयर। विदाउट एयर क्यों? क्योंकि रिलक्टेंस पाथ का बढ़ गया। जरा देखते हैं कैसे निकाल, तो आप ट्राई करोगे, मैं कराऊं एक बार ट्राई करो, ठीक है, एक बार निकालिए इसको, ट्राई करिए, देखिए सब लोग देखिए। तो चलिए ये क्वेश्चन है, इसके तीन पार्ट हैं, ठीक है, चलिए एक करके तीनों को समझ। पहला पार्ट था हमें विद एयर, इसमें एयर लगा हुआ है, हमें बताना है कि कितना करंट हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, वो हमें देखना है कि कितना करंट देना पड़ेगा, और एक बार विदाउट एयर देंगे फॉर द सेम फ्लक्स डेंसिटी B। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मुझे H पता चल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। जब देखो अगर मेरा B कास्ट स्टील में अगर B 0.8 है तो H कितना होगा 510, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कोर का H, दिस इज 510 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। कोर का मुझे पता चल गया कितना H आएगा कोर का, सिर्फ आयरन कोर, ठीक है जी, आगे बढ़े। अब सुनो, मुझे एयर का चाहिए, अब एयर का कैसे निकाले? एयर का Hg चाहिए, गैप का Hg कैसे निकलेगा? कोर का तो आ गया, कोर का H आ गया हमारे पास, वो तो B से आ गया,
अब एयर का कैसे निकालें? देखो एयर का निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, bg बाई म्यू एयर। क्या गैप में h का ये तो फॉर्मूला था, b बाई म्यू। तो अगर मैं ये बोलूं कि एयर गैप की b क्या है, वो क्या है एयर गैप में b की वैल्यू क्या है? सेम ही आएगी। अभी अभी तो पता है मैंने भाई जितना, क्योंकि गैप जो है वो कंपेयर टू दिस लेंथ, कोर लेंथ बहुत कम है। आप देखो ना कोर लेंथ कितनी है टोटल 360 mm है, जबकि एयर की लेंथ कितनी है 1.5 mm, बहुत ही नेग्लिजिबल है। आप समझ रहे हो? तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि यहां पे जो b होगी और एयर के अंदर जो b होगी वो क्या होगी? सेम। तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूं कि hg जो आएगा वो आएगा bg which is 0.8 डिवाइड बाय म्यू एयर। एयर का कितना होता है? म्यू नॉट के बराबर ही होता है 4 पाई into 10 is what? माइनस। तो अब बताइए hg की वैल्यू क्या है? 636.6 into 10 is what? है जी 3, ठीक है, 10 is what 3। ये आ गया। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, मैं एक बार चेक कर लूं, इतना ही आएगा। एक दिक्कत और है, क्या? दो जगह एयर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ट्वाइस भी करना पड़ेगा, इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार चेक करो जरा कितना आएगा? 2 टाइम्स। अच्छा एक बार और सुनिए, bg बाय म्यू एयर, ठीक, ये तो हम ठीक है यार। तो hg कितना है? हाँ बताइए hg कितना है? कितना है? 1273.2 कितना है? into 10 is 3 कितना है? एक बार चेक कर लो भाई, मुझे थोड़ा डाउट है बी में, ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट है बी में। एक मतलब h कितना है? 510 एम्पियर टर्न, ठीक है, ठीक 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 है भाई। अब चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट सर देखिए। अब मुझे एक बात बताइए, तो एयर गैप का इतना hg आ गया और कोर का h कितना आया, तो टोटल h कितना आया? टोटल h जुड़ जाएगा नहीं, टोटल h मत निकालिए, टोटल mmf निकालिए, टोटल mmf। इस h को पैदा करने के लिए mmf कितना चाहिए? कोर के अंदर इतना h आपको अगर पैदा करना है तो mmf, इसको इस h को पैदा करने के लिए mmf कितना चाहिए? आप याद रखो h क्या होता है? h इक्वल टू क्या होता है? ni बाई n। तो ni क्या होता है? mmf बाई, बट क्योंकि ये hc है, कोर के अंदर है तो ये भी क्या लेना पड़ेगा अपने को? lc। तो कितना mmf आपको चाहिए कोर के अंदर आपको hc पैदा करने के लिए? कितना mmf चाहिए? इनटू ये कर दो 510 इनटू l। l लेंथ कितनी है बताओ? कोर की लेंथ कितनी है? 360 इनटू 10 माइनस 3। बताओ कितना mmf चाहिए कोर में इतना मेंटेन करने के लिए? कोर में आपको अगर इतना mmf मेंटेन करना है तो कितना आपको चाहिए? 183.6 एम्पियर टर्न्स। आपको इतना mmf चाहिए कोर में इतनी अच्छी मेंटेन करने के लिए। अब सुनिए एयर गैप में इतना अच्छी मेंटेन करने के लिए कितना mmf चाहिए बताओ जरा? या फिर आप कह सकते हो इट इज द ड्रॉप, mmf ड्रॉप, जैसे वोल्टेज ड्रॉप नहीं निकालते, इस कोर का एक अपना रिलक्टेंस होगा, उस रिलक्टेंस में कितना ड्रॉप हो गया तो वो mmf, इतना mmf आपको कोर में जाएगा, यूज होगा, इतना mmf कोर में यूज हो जाएगा इतना hc मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आप बताइए hg, इतनी hg के लिए कितना mmf चाहिए बताओ? इसको मल्टीप्लाई कर दो तो mmf ऑफ एयर गैप में कितना mmf चाहिए? एयर गैप में इतनी फ्लक्स मेंटेन करने के लिए, इतनी फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन करने के लिए कितना mmf चाहिए? तो वो कैसे निकालेंगे? तो 1273.2 into 10⁻³ इनटू क्या कर दो? इनटू एयर गैप लेंथ कितनी है? एयर गैप लेंथ कितनी है? अब सुनो 2 टाइम्स कर दिया मैंने ऑलरेडी, 2 टाइम्स ऑलरेडी कर दिया मैंने। क्या करो? इनटू 1.5 या निकाल दो, इसको 2 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा एयर गैप में hg निकालो, यहां पे hg निकालो, ये मैंने 2 टाइम्स गलत कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि सिंपली hg मैं यहां पे निकालना चाहता हूं hg। तो आप बताओ hg कितना आया? hg कितना आया? ये आया है ना, दिस इज माय hg। क्यों 2 टाइम्स क्यों किया था मैंने पता है? क्योंकि
दो एयर गैप थे ना, तो फिर xg को क्यों 2 टाइम्स कर रहे हो? xg थोड़ा ना 2 टाइम्स होगा, xg तो उतना ही रहेगा ना, bg के अकॉर्डिंग आएगा यार। तो वो जो 2 वाला फैक्टर लगाया था वो मैंने गलत लगा दिया अभी। तो xg मेरा ये आएगा, ठीक है, xg मेरा ये आएगा, ठीक है। अब सुनिए, अगर मेरा xg ये आ गया तो अब बताओ, तो एमएफ कितना रिक्वायर्ड है एयर गैप के लिए? यहां भी xg है, यहां भी xg है, तो आप बताओ कितना एमएफ रिक्वायर्ड है? एमएफ इज इक्वल टू कितना आएगा पता? कितना एमएफ? 636.6 into 10⁻³ into ट्वाइस ऑफ L की तो मल्टीप्लाई करना है ना hg को, और L कितना है? ट्वाइस ऑफ 1.5 ml 10⁻⁻3। समझ आया? तो कितना आया बताओ, ये एमएफ कितना है जो आपको एयर गैप में चाहिए? 1909.8 1909.8 समझ आया? 1909.8। कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है? कोई परेशानी है तो आप बताइए। 1909.8, ठीक है? तो आपको करेक्शन कर लेना होगा, यहाँ पर 2 जो था वो 2 नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो चलिए मैंने बताया कि xg क्या आएगा, ठीक है? xg इज bg अपॉन म्यू एयर, वो निकाल लिया हमने, xg आ गया। अब एयर गैप में जो एमएफ रिक्वायर्ड है वो निकाल लिया, और इसमें एमएफ रिक्वायर्ड है वो निकाल लिया। अब बताओ टोटल एमएफ कितना है? टोटल एमएफ यहाँ पे कितना एमएफ आपको देना पड़ेगा? तो जो एमएफ यहाँ पे दोगे आप, सप्लाई दोगे एमएफ, जितना एमएफ यहाँ पे बनेगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट से, वो एमएफ कहाँ यूज हो रहा है? एक तो कोर में यूज हो रहा है, और एक कहाँ पे यूज हो रहा है? एयर गैप। तो टोटल एमएफ कितना देना पड़ेगा इसका? टोटल एमएफ यहाँ से कितना देना पड़ेगा बताओ? दिस प्लस दिस कितना हो गया? तो एमएफ नेट, एमएफ नेट जो आएगा वो कितना आएगा बता जरा? 2093.4 एम्पियर टर्न्स। इतना मेरा टोटल एमएफ आया, नेट एमएफ, ठीक है जी? 2093.4, ठीक है, बिल्कुल सही। अब सुनिए, मुझे निकालना क्या है? सुनो, मुझे बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, तो कितना करंट आएगा? तो नेट एमएफ क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स विच इज 500 इनटू करंट आई। अब बताओ आई कितना आया? आई इज इक्वल टू कितना आया? 4.18 एम्पियर, 4.18 एम्पियर, ठीक है? कोई दिक्कत है? अब सुनो, इसका एक आसान तरीका भी है, ठीक है? इसका एक बड़ा इजी है, और वो जरा देखिए क्या है। सुनो भाई, मैं जानता हूं यहाँ पे करंट आई आ रहा है, मुझे करंट की वैल्यू बता दी आई, तो मैं एक काम करता हूँ, इस करंट को इस नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके मैं एक ऐसे एमएमएफ की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, मतलब ईएमएफ की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, विच इज 500। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट मत बोलिए, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक सर्किट। इसका मैग्नेटिक सर्किट बना लेते हैं। 500 आई, ये तो एमएफ हो गया। अब 2 रिलेक्टेंस है रास्ते में, एक तो कोर का रिलेक्टेंस है, और एक किसका रिलेक्टेंस है? एयर गैप। तो कोर का रिलेक्टेंस यहां पे लिखा हूं, दिस इज रिलेक्टेंस ऑफ द कोर एंड दिस इज रिलेक्टेंस ऑफ द एयर गैप, रिलेक्टेंस ऑफ द गैप। सही बात है? अब मुझे ये दोनों निकालने हैं, कोर का रिलेक्टेंस क्या होगा और एयर गैप का रिलेक्टेंस क्या होगा। मुझे ये दोनों रिलेक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करें? जरा देखिए, कोर का रिलेक्टेंस क्या होता है? रिलेक्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? L by mean length divided by mu A, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है? अब क्या मुझे एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पता है इसका? क्या मुझे क्रॉस सेक्शन पता है? दूसरा एक और तरीका भी तो है रिलेक्टेंस निकालने का, बताओ क्या होता है? नहीं, मुझे इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन? सो दैट हेडी HC is equal to MF by reluctance. अगेन एमएफ में फंस जाओगे। अगर मेरे पास ये रिलेक्टेंस आ जाए तो सीधा सीधा मैं निकाल सकता हूं। अच्छा एक बात और बताओ जरा, मुझे एक बात बताओ, जो टोटल वोल्टेज पैदा होती थी वो कहां कहां ड्रॉप होती थी? एक इस रजिस्टर में और एक, तो मैं कह सकता हूं जो टोटल एमएफ आएगा वो एक एमएफ यहां पे जाएगा और एक एमएफ यहां पे जाएगा। एक एमएफ जाएगा एयर गैप में और एक एमएफ जाएगा कोर। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास टोटल एमएफ दिया है, इसमें ये जो एमएफ है ये कहां यूटिलाइज हो रहा है? कोर में। और ये जो एमएफ है ये कहां यूटिलाइज हो रहा है? एयर में। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं अप्रोक्सीमेटली सारा का सारा एमएफ कहां यूटिलाइज होता है? एयर गैप में। अप्रोक्सीमेटली जितना भी है सारे का सारा कहां पे यूज हो गया? एयर गैप।
एयर गैप में फ्लक्स मेंटेन करने के लिए हमें एमएमएफ चाहिए, वही है। तो जब भी आप एयर गैप लगा देते हो ना, जब भी आप एयर गैप लगा देते हो, ठीक है, मतलब ये तो इसका तो परमिटिविटी बहुत ज्यादा हाई है, तो आपको इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एमएमएफ आप प्रोवाइड करोगे वो एमएमएफ ज्यादातर कहाँ यूटिलाइज होगा? एयर गैप में फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन करने में यूटिलाइज होगा। अगर आप चाहते हो फ्लक्स डेंसिटी इतनी मेंटेन हो तो एयर गैप में आपका ये सारा फ्लक्स यूटिलाइज होगा। समझ आया? एयर गैप में यूटिलाइज होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट लिखना है। अच्छा, क्या मैं इस तरीके से सोल्व कर सकता था? हाँ, इसी तरीके से सोल्व तो किया हमने इसमें एमएमएफ ड्रॉप निकाल लिया, कोर के अंदर कितना एमएमएफ ड्रॉप होगा वो निकाल लिया, जैसे वोल्टेज ड्रॉप नहीं निकालते थे रेजिस्टेंस में, ऐसे ही हमने कोर के अक्रॉस, कोर में कितना एयर जो स्टील वाली जो कोर थी उसके अक्रॉस कितना एमएमएफ का ड्रॉप आएगा वो निकाल दिया, और एयर गैप में कितना एमएमएफ ड्रॉप है वो निकाल दिया। तो टोटल एमएमएफ निकाल दिया हमने, केवीएल लगा दिया, फिर टोटल एमएमएफ ये आ गया हमारे पास, और उस एमएमएफ से हमें क्या करना है 500 into I लिख दिया, एमएमएफ इसके बाद तो वहां से आई आ। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और, अगर एयर गैप ना हो तो अच्छा, क्या रिलक्टेंस आप निकाल सकते हो डायरेक्टली? इस तरह नहीं निकाल पाओगे, डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, आपको एरिया चाहिए, एरिया पर क्रॉस सेक्शन इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर डायरेक्टली निकाल लेते, सुनो, अगर डायरेक्टली निकाल लेते तो मैं तो सीधा यहीं से सोल्व कर देता, इस सर्किट से ही सोल्व करते। अगर मेरे पास रिलक्टेंस आ जाते डायरेक्टली तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता एमएमएफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस कर दो, क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा, ठीक है, सीधी बात है, तो करंट आ जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें मुझे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, इसमें इसको इसी तरह से करना पड़ेगा कि इसमें ड्रॉप कितना एमएफ ये ड्रॉप देगा, कितने एमएफ का ये ड्रॉप देगा, एयर गैप कितने एमएफ का ड्रॉप देगा, कितने एमएफ का ये ड्रॉप देगा, तो वो हमने इंडिविजुअल निकाल लिया, फिर टोटल एमएफ ड्रॉप निकाल दिया, उससे आई है, करेक्ट है। इसमें अगर करते 500 I डिवाइड बाय RC प्लस RG, हां तो फ्लक्स आता है ना, करंट आता है, तो उससे फ्लक्स आता है, उससे फ्लक्स आता है, और फ्लक्स मुझे पता है। जैसे देखो मैं बताता हूं, इसमें क्या करते हैं, जरा देखो 500 I डिवाइड बाय रिलक्टेंस, इसका रिलक्टेंस कितना है? RC की वैल्यू क्या है? LC डिवाइड बाय म्यू A। LC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 360 into 10⁻³ डिवाइड बाय म्यू की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, कोर की म्यू क्या है, अब निकालेंगे। म्यू द कोर निकाल सकते हो आप, कोर का म्यू यहां से निकाल 510 दे रखा ना आपको, HC B आपको 0.8 दे रखा है, HC आपको 510 दे रखा है, तो यहां से म्यू नहीं आ जाएगा कोर का, कैसे आएगा म्यू? बताओ, म्यू इक्वल टू क्या होता है? बाय H, तो B बाय H करो, बताओ कोर का म्यू कितना है? 1.56 into 10⁻³ ये आ गया। तो L बाय म्यू A मुझे नहीं पता, A को A लिख दो, तो ये तो किसका रिलक्टेंस होता है? कोर का, प्लस सीरीज में है ना, तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस एयर गैप का रिलक्टेंस। अब एयर गैप का रिलक्टेंस क्या है बताओ? एयर गैप इज, बताओ एयर गैप टोटल कितना है? एक ये एयर गैप है, ये तो मीन लेंथ क्या है एयर गैप की? एयर गैप में RG क्या है? LG कितना है? 3 mm, तो यहां पे लिख दो 3 into 10⁻³ डिवाइड बाय म्यू नॉट इज 4 pi into 10⁻⁻7 into A। दिस इज माय फ्लक्स, ठीक है, और फ्लक्स की वैल्यू क्या है? फ्लक्स B से देख लो भाई, जो फ्लक्स यहां पे आएगा वही तो फ्लक्स यहां पे भी आएगा, फ्लक्स तो पूरे उसमें कांस्टेंट ही है। और फ्लक्स क्या होता है? B डॉट A, B into A, फ्लक्स ये नहीं था B into A, नहीं, फ्लक्स बाय यूनिट एरिया, फ्लक्स बाय A करते हैं तो B आता है, भूल गए क्या? ठीक है, तो फ्लक्स जो आएगा वो B डॉट A आएगा। इसका मतलब जो है ये बेसिकली फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स क्या होता है? B is 0.8 into A, एरिया इज A, तो ये A से A क्या हो जाएगा? कट जाएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा? आई, समझ आया? उससे भी आप निकाल सकते हो, ये भी वही तरीका है, ठीक है, इससे आप डायरेक्टली आई निकाल सकते हो, आप इससे डायरेक्टली आई निकाल सकते हो, आपको समझ आया? इससे भी मेरे पास आई आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपने पढ़े थे ना, वही मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया। ईएमएफ की जगह एमएफ आ जाएगा, रेजिस्टेंस की जगह रिलक्टेंस आ जाएगा, और करंट की जगह क्या आ जाएगा? फ्लक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ ये, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है भी, चले आगे नेक्स्ट। और दूसरा पार्ट भी हमने सोल्व कर दिया, क्या दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट क्या बोला था? म्यू एंड म्यू आर, म्यू तो आ गया हमारे पास, कोर का म्यू आ गया ना यहां से, म्यू तो आ गया, कितना है म्यू? कितना है? कोर का म्यू कितना है? 1.56
इंटू 10 पर -3। बट रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या निकाले? म्यू जो होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और वो है 1.56 इंटू 10 पर -3। तो यहां से क्या निकाल सकते हो आप? म्यू आर। बताओ म्यू आर क्या आएगा? म्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो म्यू आर की वैल्यू बताओ क्या है? म्यू आर की वैल्यू बताओ क्या है? 1248 है जी 1248 मैं चेक कर लेता हूं। 1250 मेरे पास आंसर दे रखा है। 14142 ठीक है, ठीक है भाई, 1250 में अराउंड अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट ना देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस में आपको दिया हुआ है कि अगले केस में एयर गैप नहीं है, तो आपको बताना है कितना करंट आएगा। विद एयर गैप 4.18 एम्पियर आ रहा है। ये सारा कैलकुलेशन किया हमने। इस तरह से कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इस तरह से कर सकते हो। इस पूरे सर्किट को आप रिलक्टेंस में रिप्लेस कर दो और इस तरह से सोल्व कर दो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ये एमएमएफ वाला मेथड जो था इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, वो गलती से मैंने 2 लगा दिया था, अभी वो थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, समझ आया? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा। अब मुझे निकालना है, अगर मैं एयर गैप को खत्म कर दूंगा, अगर मैं एयर गैप को खत्म कर दूंगा तो फिर कितना करंट चाहिएगा वो जरा देखिए। एयर गैप अगर बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए तो फिर कितना करंट चाहिए? तो बताओ, जो मील जो बनेगी वो क्या बनेगी? इसके जस्ट साइड में आ जाएगा आयरन कोर। तो एयर गैप तो रहा ही नहीं, इसका मतलब केवल कोर बचेगी। कोर की लेंथ कितनी देखी आपको? 360 mm। तो आप देख लो उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना करंट आएगा। एमएमएफ कितना चाहिए फिर? एयर गैप में एमएमएफ चाहिए नहीं, रिक्वायर्ड ही नहीं, एयर गैप तो है ही। जब एयर गैप है ही नहीं तो क्यों चाहिए? आप समझ रहे हो? क्लियर है? एयर गैप जब है ही नहीं तो क्यों चाहिए आपको? तो कुल मिला के मैंने बोला कि अब आपको एमएमएफ सिर्फ इतना चाहिए, सिर्फ इतना एमएमएफ चाहिए। आप समझे? इतना फ्लक्स अगर आप 0.8 मेंटेन करना चाहते हो, फ्लक्स विदाउट एयर गैप, अगर आप 0.8 की बी मेंटेन करना चाहते हो तो 0.8 बी के लिए जो एमएमएफ आएगा वो जो एचसी आएगा वो 510 आएगा, और 510 की कोरस्पॉन्डिंग जो एमएमएफ आएगा वो ये है। अब ये एमएमएफ जो है कितना करंट डिमांड कर रहा है बताओ? 0.36। ठीक है, तो इस केस में 0.36 करंट आएगा। दूसरे केस में 0.36 एम्पीयर आएगा विदाउट एयर, विदाउट एयर। और ये है विद एयर, विद एयर गैप। आपको समझ आएगा? अगर आप एयर गैप ज्यादा रखोगे तो सेम फ्लक्स मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा करंट चाहिए। ठीक है, और अगर आप विदाउट एयर गैप देख रहे हो तो कम करंट चाहिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे की चीजों को बड़ी हेल्प करेगा, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह में हेल्प करेगा ये। ठीक है, खासकर मैग्नेटाइजिंग करंट, एक्साइटिंग करंट, उस सब पे बात करेंगे आप। तो उसमें आपको बताऊंगा कि आयरन के अंदर अगर ट्रांसफार्मर के अंदर एयर गैप डाल दिया तो क्या दिक्कत होगी, या मोटर के अंदर आपको हेल्प करेगा। मोटर के अंदर जब एयर गैप आ जाता है तो उससे क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के थ्रू कि विद एयर गैप और विदाउट एयर गैप कितना फर्क है। ठीक है, सेम फ्लक्स मेंटेन करने के लिए अगर एयर गैप है तो करंट कहीं ज्यादा चलता है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ, मैंने ऐसे सप्लाई लगा रखी है मैग्नेट पर, शुरू में करंट इतना डिमांड है क्योंकि एयर गैप ज्यादा, धीरे धीरे अट्रैक्ट होना शुरू करेगा। इधर अट्रैक्ट हो गए तो अट्रैक्ट होगा तो करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि एयर गैप लेंथ कम होती चली जाएगी, और अगर एयर गैप लेंथ कम होती चली जाएगी तो जो एमएमएफ रिक्वायर्ड है, इसलिए एमएमएफ रिक्वायर्ड क्या था? hg, एयर गैप की hg इनटू लेंथ देखा था। एमएमएफ का फॉर्मूला ये होता है hg इनटू लेंथ कर दो ना, hg इनटू lg। अब lg 2 है, ट्वाइस हो जाएगा ना, lg में ट्वाइस कर रहा हूं मैं, 2 lg, 2 एयर गैप। ठीक है, ट्वाइस। अब जितना ज्यादा ये इसके पास में आएगा उतना lg क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जितना ये lg कम होगा उतना एमएमएफ क्या होगा आपका? कम हो जाएगा। इसका मतलब एयर गैप एमएमएफ रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली जब ये बिल्कुल पास में आ जाएगा तो क्या होगा? उस टाइम क्या होगा बताओ? जी करंट कम हो जाएगा, करंट आपको कम होगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी है आपको? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर एयर गैप आपने डाल दी तो जो एमएमएफ यूज होता है, जो एमएमएफ आएगा उसका मैक्सिमम पार्ट तो एयर गैप में फ्लक्स मेंटेन करने में चला जाता है, एयर गैप में फ्लक्स मेंटेन करने में चला जाता है मैक्सिमम पार्ट उसका। ठीक है, क्लियर है भाई? ये ध्यान रखिए, ये आगे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, मैं रख कर दूं
अच्छा दूसरे पार्ट को अगर इससे सोल्व करना होता ये वाले सर्किट से जो एनालॉगस सर्किट हमने बनाया तो बड़ा ही आसान था। कैसे? यहाँ पे क्या लिखते हैं एमएमएफ विच इज 500i और अब रिलेक्टेंस सिर्फ एक ही बचेगा। कौन सा रिलेक्टेंस? आरसी। और आरसी की वैल्यू क्या होगी बता दो। तो जो फ्लक्स आएगा वो आएगा एमएमएफ डिवाइड बाय रिलेक्टेंस और रिलेक्टेंस क्या आएगा बता दो 360 mm which is LC divided by mu into A। mu की वैल्यू क्या बता दो mu देखो ना ये निकाल रखा है ना mu ठीक है V by कास्ट आयरन का HC आपको दे रखा है तो कितना आएगा 1.56 into 10 -3 mu into A एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ये आएगा। ये मेरा फ्लक्स बन गया और फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज B dot A 0.8 into A is the area। A से A कट जाएगा ठीक है। तो आप बताओ जरा करंट कितना आया। तो ये डायरेक्ट मेथड नहीं है ये ज्यादा अच्छा मेथड है। आप एनालॉगस में इसको रिप्लेस करके आप सोल्व कर सकते हैं ठीक है। इसके एनालॉगस रिप्लेस कर दो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रिक सर्किट ठीक है। उससे आप जल्दी सोल्व कर पाओगे। क्लियर होगा भी मेरा पॉइंट ठीक है। आगे बढ़े एक और क्वेश्चन देखें। तो ये क्वेश्चन बड़ा कंसेप्चुअल था और बड़ी सारी चीजें इसने हमें सिखाई ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए आगे हम इसके एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको इसका रीजन पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है ठीक है। ये सब का मैं यूज करूंगा। रब कर दो भाई रब कर दो ठीक है। इसको मैं रब कर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और क्वेश्चन देखिए। आपको एक डायग्राम दे रखा है ठीक है। वो जो देखिए किस तरह का डायग्राम है। इस तरह का आपको दे रखे हैं ठीक है। अच्छा ये देखिए 500 टन्स और इधर भी आपको 500 टन्स दे रखे हैं। ये ओरिएंटेशन ऐसे रखना भाई जैसे मैंने बनाई ठीक है। और आपको दिया हुआ है दिस इज 10 एम्पियर। अच्छा कुछ यहाँ पे डॉट लगाए गए हैं। डॉट लगा लो। डॉट मतलब ये कॉइल वाले डॉट नहीं है ये इनके बीच में आपको डॉट दिखाए गए हैं ठीक है जी। कुछ इस तरह का है। ये लेंथ आपको दे रखी है ये नहीं दे रखी बेसिकली डॉट की जरूरत नहीं। ये लेंथ दे रखी है आपको 50। ये लेंथ आपको दे रखी है 50। अब पता नहीं 50 mm होगी ऑब्वियसली ठीक है। देख लेता हूँ। अगेन दिस लेंथ इज आल्सो 50। ये लेंथ है 50 और ये लेंथ है 2। ये लेंथ आपकी 2 ठीक है। ये है 0.5। दिस इज 0.5। ये लेंथ आपकी 0.5 और ये लेंथ भी 50 है अगेन 50। ये लेंथ अगेन 50 mm ठीक है। हाँ जी और ये लेंथ जो है ये भी आपकी 2 है
दिस इज आल्सो 2, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये भी 2, ये भी आपकी लेंथ है, दिस लेंथ इज, ठीक है। हाँ जी, अब सुनिए क्वेश्चन क्या है। अच्छा, और ये जो है ये नीचे ऐसे कनेक्ट कर, इसको ऐसे कनेक्ट करो, ऐसे कनेक्ट, ठीक है। और आपका यहाँ पे 10 एम्पियर आ रहा है, तो ऐसे घूम के जाएगा, यहां से निकला, ऐसे आया, ऐसे एंट्री दिया, फिर ऐसे इस तरह से बाहर निकलेंगे 10। ये डायग्राम दे रखा है। अब आप इसके ऊपर लिख के, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। देखिए, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज 1200। इसकी म्यू आर दे रखी है आपको, व्हिच इज 1200। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज 1200, ठीक है, ये आपको दे रखा है। नेग्लेक्ट द मैग्नेटिक लीकेज एंड फ्रिंजिंग। लीकेज क्या होता है सुनो, मैग्नेटिक लीकेज क्या होता है सुनो जरा देखिए, मैग्नेटिक लीकेज भी बता दूं मैं आपको। नेग्लेक्ट द मैग्नेटिक लीकेज एंड फ्रिंजिंग। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे कोई कॉइल लगाया, अब इस कॉइल में जब मैं करंट दूंगा तो फ्लक्स बनेगा, ठीक है। तो फ्लक्स आएगा, और वो जो फ्लक्स है वो एक क्लोज लूप इस तरह बनाएगा, क्योंकि आयरन कोर नजर आ रहा है तो लो रिलेक्टेंस पाथ है, तो इस तरह फ्लक्स क्लोज लूप बनाएगा। बट कुछ फ्लक्स ऐसे भी तो हो सकता है, एयर में से अपना क्लोज लूप बनाने भी तो हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। भाई जब दो रेजिस्टेंस नजर आते हैं करंट को, एक हाई रेजिस्टेंस है और एक लो रेजिस्टेंस है, एक ये 1 ओम है और ये 10⁻6 ओम है, तो करंट किस में से जाता है? नहीं, 6 ओम में भी तो जाएगा, बहुत ही माइन्यूट सा जाएगा, बट जाएगा जरूर। तो ऐसे ही यहाँ पे जो फ्लक्स है उसको एक तो लो रिलेक्टेंस है, एक हाई रिलेक्टेंस है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्स यहाँ से जरूर निकलता है साइड में, जो दूसरी कॉइल में लिंक नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं बताओ? आपका लीकेज फ्लक्स। तो ये कह रहा है कि लीकेज फ्लक्स को मैं नेग्लेक्ट कर, लीकेज फ्लक्स इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। और फ्रिंजिंग, यहाँ पे जो फ्रिंजिंग फील्ड है वो भी नेग्लेक्ट कर दी, ठीक है। ऑल द डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर्स, ये सेंटीमीटर्स में, ये mm में नहीं है, सेंटीमीटर्स में, ठीक है। ऑल द डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, तो cm लिख रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर्स, ये सब सेंटीमीटर्स में। चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए क्या कहना चाहता है ये। एंड द मैग्नेटिक मटेरियल हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये कह रहा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, कुछ इस तरह का है, समझ गए? स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब देखो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मतलब ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2, ठीक है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो इसे एरिया पता चल गया, मतलब एरिया मतलब कोड क्या आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द कोर आ गया, ठीक है जी। अब सुनो क्या कह रहा है आगे क्या कह रहा है आपका, देखिए डिटरमाइन द एयर गैप फ्लक्स। आपको बताना है एयर गैप फ्लक्स क्या होगा, पहला पार्ट लिखिए डिटरमाइन द एयर गैप फ्लक्स। दूसरा लिखिए द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी, एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी, ये बताइए एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिए द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H इन द एयर गैप, एयर गैप में H की वैल्यू बतानी। Determine the air gap flux, the air gap flux density and the magnetic field intensity in the air gap, and the magnetic field intensity in the air gap. H बताना है air gap में क्या होगा, ठीक है। जरा देखेंगे कैसे निकालें इसे। सुनिए मुझे एक बात बताओ जरा, करंट आपको दे रखा है 10 एम्पियर, ठीक है, करंट आपको दिया हुआ है 10 एम्पियर डायग्राम में, ठीक है। अब मुझे बताओ एम यहाँ पे कितना है 5000 एम्पियर टर्न्स। अच्छा एक बात और बताओ जरा, इसका जो फ्लक्स आएगा वो किधर आएगा, ऊपर के नीचे, ऊपर आएगा, ऐसा आएगा 5, ठीक है, ऊपर की तरफ आएगा।
और इसका बता जरा कैसे आएगा। इसका भी ऐसे ही है, इसका भी ऊपर आएगा, फाइव सेम ही आएगा इसका भी। तो ये दोनों फ्लक्स मिलके इधर से क्लोज लूप बनाएंगे, क्या कहते हैं, और वापस इधर से आ जाएंगे। बस जिस तरह की ओरिएंटेशन है उसको अगर देख लूं तो इस तरह बनेगा। ओरिएंटेशन मैंने सही बनाई है, हाँ जी, इस तरह से बनेगा, कोई दिक्कत है तो नहीं। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट मैग्नेटिक सर्किट बनाऊं तो कैसा बनेगा। इसका इक्विवेलेंट मैग्नेटिक सर्किट बना दो। देखो यहां से यहां तक कोर का रिलक्टेंस बता दो, यहां से यहां तक का, बस मैं इतना बता, यहां से लेके यहां तक का कोर का रिलक्टेंस बताओ कितना है जरा देखें। क्योंकि यहां से यहां तक क्यों पूछ रहा हूं, बताओ क्यों पूछ रहा हूं, सुनो। वो इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज़ यहां पे केवल एक ही फ्लक्स है, यहां पे दो फ्लक्स है, यहां पे मत फंसीगा। यहां से यहां तक बताओ सिर्फ, इसका अलग कर दो, अच्छा इधर वाला अलग कर दो, तो जो इतना इसका होगा वही इसका भी होगा, सेम डायमेंशन है। और फिर इसका और इसका अलग निकालेंगे और एयर गैप का अलग निकालेंगे, मैग्नेटिक सर्किट इसका तैयार हो करें जरा देखो। देख इसका जरा देखते हैं यहां से यहां तक क्या है। रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला आता है बताओ जरा, L बाई म्यू ए, मीन लेंथ निकालते हैं। तो मीन लेंथ कैसे निकालते, बताओ इसकी मीन लेंथ यहां से यहां तक कितनी है मीन लेंथ, 50 है जी। बल्कि मैं तो कहता हूं ये इसके मिडिल तक चलो, यहां तक इसके मिडिल तक जो डॉट लगाया था वहां तक चलो। टोटल लेंथ देखो, इसका मिडिल से स्टार्ट करो और यहां तक टोटल लेंथ कितनी है मिडिल तक, मिडिल से मिडिल तक बताओ 50, तो बस इतनी है। ये वन इधर और ये वन इधर, कितना हो गया 52। अच्छा यहां से यहां तक कितनी लेंथ होगी, इसके मिडिल तक नीचे तक 52 ये होगी, और यहां से यहां तक इसके मिडिल तक कितनी होगी 52, तो कितनी होगी टोटल 52 into 3 106 कितना ही होगा ना 156। 52 into 3 करो ना यार 156, ठीक है 156 सेंटीमीटर, ठीक है इतना इसकी मीन लेंथ होगी। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, मतलब 1.56 मीटर हो गया, 1.56 मीटर। ये तो इधर वाली फॉर्म है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट वाला देखिए। अच्छा आपको ये लेंथ नहीं दी है हाइट, नहीं ये हाइट अपने आप निकाल लेंगे, 50 में से माइनस कर देंगे, ये वाला डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो जरा बताइए L आ गया हमारे पास, यहां से लेके यहां तक की मीन लेंथ आ गई। अब बताइए म्यू कितना है इसका, रिलेटिव दे रखा है आपको कितना 1200, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई into 10⁻⁻7 into 1200, ये म्यू आ गया। और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 into 10⁻⁻4। बताओ जरा कोर का रिलक्टेंस क्या है, सिर्फ इधर वाले का क्या रिलक्टेंस है, बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी। क्योंकि जो इसकी वैल्यू आएगी ना वही इधर भी वैल्यू आएगी, क्योंकि सेम डायमेंशन है, यहां से लेके यहां तक और फिर यहां तक और फिर यहां तक सेम डायमेंशन है, ठीक है भाई। तो बताइए जरा क्या आया रिलक्टेंस, 2586 कितना आया 2586.26, ये रिलक्टेंस आ गया इनटू ट्रांसफर 3, इतना रिलक्टेंस आया, इतना आया, ठीक है भाई। इतना ये मेरा रिलक्टेंस आ गया, करेक्ट है भाई। इतने इसको यहां से लेके यहां तक का इधर का भी इतना ही होगा। तो एक काम बताओ, आप जरा देख रहे हैं ट्रेस करते हैं, यहां पे एमएमएफ कितना है बताओ जरा, एमएमएफ कितना है 5000। अच्छा ये एमएमएफ ऊपर की तरफ फ्लक्स दे रहा है, तो प्लस ऊपर लगा दो और माइनस नीचे, सही बात है। और इधर भी एक एमएमएफ है और उसमें भी प्लस ऊपर माइनस नीचे, क्यों, क्योंकि वो भी फ्लक्स किधर दे रहा है ऊपर की तरफ। कितना आएगा वो बताओ जरा, वो भी 5000 आएगा, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। कोई इसका एम्पियर टर्न देख लो ना 10 into, क्योंकि ऊपर की तरफ फ्लक्स दे रहा है तो उसका पोलैरिटी ऊपर और नीचे। अब बताओ ये जो फ्लक्स है ये कहां का यूटिलाइज हो रहा है, एक तो इस आयरन कोर में यहां से लेके यहां तक, इसमें तो केवल इसका खुद का फ्लक्स है, तो यहां पे एक रिलक्टेंस दिखा दो और उसकी वैल्यू कितनी है, ये रही 2586.26 into 10⁻3, सही बात है। हमारे पास इसका रिलक्टेंस आ गया। दूसरा इधर वाली जो कॉइल इसका रिलक्टेंस यहां से लेके यहां तक का, क्यों मैंने अलग क्यों किया बताओ, मैंने बीच वाला इकट्ठा क्यों नहीं किया, पूरा लूप का क्यों नहीं निकाला। हाँ इसके अंदर दिक्कत है, इसलिए जो है ना शेयरिंग में है दोनों के साथ,
दोनों की शेयरिंग में, इसलिए मैंने इसका रिलेक्टेंस एक साथ नहीं लिखा, इसको मैं अलग अलग लिख दूंगा, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा बस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने, आप इकट्ठा कर दोगे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आप कर भी सकते हो। चलिए, तो इधर का रिलेक्टेंस क्या आएगा बता जरा, इधर का रिलेक्टेंस क्या आया 2586.26 into 10⁻³ सही बात है। अब बताओ बीच में आता, अब बीच में एक तो ऊपर वाली कोर का रिलेक्टेंस आएगा और एक नीचे वाली कोर का आएगा, और बीच में क्या आएगा एक एयर गैप का रिलेक्टेंस, समझ आया। अब ऊपर वाली कोर का निकालते हैं सबसे पहले, इसका निकालते हैं या नीचे वाली का, एक सेम ही है, ये तो सिमेट्रिक दे रखा है। टोटल लेंथ है 50, तो 50 में से 0.5 माइनस कर दो, कितना बन गया 49.5 सेंटीमीटर, ये बच गया बीच वाला, और इसका हाफ कर दो, मुझे तो ये चाहिए ना केवल एक साइड, 49.5 का हाफ कर दो, बताओ ये लेंथ कितनी आएगी 24 पॉइंट, और वन लेंथ की और ऐड करो, क्यों वन लेंथ की और ऐड की मैंने बताओ, बिकॉज ये वन जो है ना बिल्कुल उस पे नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, अब समझ रहे हो मीन में है ना, समझे क्या भाई, ये वन थोड़ा बिल्कुल इसके एज पे थोड़ा ना यार, यहाँ पे थोड़ा है वन, थोड़ा नीचे है भाई, तो ये टोटल लेंथ है 2, तो वन नीचे है और वन ऊपर है, समझ रहे हो, तो इसका +2 भी +1 होगा मीन लेंथ, यहाँ तक तो आ गया ना इस डॉट तक, तो इस डॉट से ये लेंथ निकालनी, आप समझ रहे हो, तो इसमें 1 और ऐड कर देना, जो भी इसमें डिवाइड बाय 2 आएगा उसमें 1 और ऐड कर दो, कितना बना 25.75, तो इस कोर की जो एवरेज लेंथ है वो है 25.75 into 10⁻², ठीक है, डिवाइड बाय म्यू, म्यू इज 4 पाई, क्योंकि वही आयरन कोर ही है, -7 into म्यू आर इज 1200 into एरिया 4 into 10⁻⁴, बताओ ये क्या है, रिलेक्टेंस क्या है इसका रिलेक्टेंस बताइए, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए है जी, 426.9, ठीक है जी, into 10⁻³ या ये इसका रिलेक्टेंस है, तो नीचे वाले का भी उतना ही होगा 426.9 into 10⁻³, ठीक है। अब एयर गैप का मसला है, एयर गैप का रिलेक्टेंस देखिए, एयर गैप का रिलेक्टेंस कैसे निकालें, एल की जगह पे कितना है 0.5 into 10⁻², 0.5 डिवाइड बाई म्यू नॉट कितना है एयर का 4 पाई into 10⁻⁷, म्यू आर की वैल्यू 1 होती है एयर में, और इनटू में एरिया, एरिया इसका क्या लेंगे, फ्रिंजिंग फील्ड अगर नेगलेक्ट करेंगे तो एरिया क्या लेके चलेंगे सेम 4 into 10⁻⁴, बताओ जरा क्या वैल्यू आएगी इसके रिलेक्टेंस की, एयर गैप का रिलेक्टेंस कितना है वो जरा बताइए, एयर गैप का रिलेक्टेंस बताइए, 9947.18 into 10⁻³ या 9947.18 into 10⁻³ या ये इसका रिलेक्टेंस आ गया, अब समझे क्लियर अभी। अब सुनो बताने क्या था अब अपने को बताना एयर गैप में कितना फ्लक्स आएगा, अब बताना एयर गैप फ्लक्स, द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी, ये बताना है, मतलब एयर गैप मतलब इसमें इस रिलेक्टेंस में कितना फ्लक्स आएगा, ये क्या निकाले नोडल लगा दो, नोडल लगा दो, इसमें करंट जैसे करंट निकाल दो ना, अब वही करंट निकाल के क्या बन जाएगा फ्लक्स, इसमें करंट निकाल दो, कैसे निकाले करंट, नीचे वाले का क्या मान लो 0, नोडल लगाना आता है ना सर्किट थ्योरी, और ऊपर वाले का क्या मान लो V1, आपको करंट निकालना है, तो करंट बताइए क्या आएगा, ठीक है, करंट निकालिए, करंट ही फ्लक्स होगा, और वही फ्लक्स एयर का फ्लक्स होगा, क्योंकि जो बीच वाली ब्रांच में जो फ्लक्स है वही इसमें से आ रहा है, बताइए क्या आ रहा है एयर गैप फ्लक्स, जल्दी करेंगे, एयर गैप फ्लक्स बताइए क्या आ रहा है, कुछ बनी बात, नोड लगा, देखो ये तो करंट निकालना है, ये तो बड़ा आसान है यार, ये तो निकालना, मेश लगा दो, मेश लगा दो I1 I2 उससे भी निकल आएगा, या फिर V1 निकाल दो, देखो क्या बनेगा V1 minus 5000 डिवाइड बाई 2586.26 into 10⁻³, ये आ गया इधर का, प्लस इधर का बताओ कितना है, इधर का V1 अपन सारा जोड़ दो, ये तो 10⁻³ अलग कर लो, ठीक है 10⁻³ अलग कर दो, ये जोड़ोगे तो कितना बनेगा ये देख लो यार, और इधर भी यही है, तो ट्वाइस कर दो इसको ट्वाइस कर दो, तब इसका बताओ क्या बने, इसका जोड़ने से क्या है जी 0.413
फ्लक्स 0.41 आपने V1 निकाल दिया, V1 कितना है? नहीं ये नीचे क्या है, नीचे आप जोड़ के बता देना क्या है। 426.9 प्लस 426.9 प्लस दिस, बताओ जरा क्या बना। 10,800.98 या ठीक है। तो कुल मिला के इक्वल टू 0 कर दो, यहां से V1 आ जाएगा। V1 की वैल्यू क्या है बताओ जरा, V1 नहीं निकाल, चलिए जो V1 आएगा उससे फिर आपने ये निकाल दिया, ठीक है, उससे करंट निकाल दूंगा V1 डिवाइड बाय दिस, तो उससे जो फ्लक्स आएगा अल्टीमेटली वो कितना आ रहा है बताओ जरा। 0.413 बिल्कुल सही है, 0.413 मिली वेबर या फिर 4.13 into 10⁻⁴ वेबर, ये आंसर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल दिया, ठीक है। सर V1 निकालने के बाद देखो, तो V1 निकालने के बाद ये करंट निकालो, ये करंट नहीं एक्चुअल में क्या है, ये फ्लक्स, ठीक है, समझ आया। तो यहां से हमारे पास फ्लक्स आ गया व्हिच इज दिस, ठीक है, वो ये आएगा। तो V1 आने के बाद V1 डिवाइड बाय दिस ब्रांच का रेजिस्टेंस करता ना, इधर का करंट आएगा और वही करंट आपका फ्लक्स बन जाएगा, सही है, वो आपका फ्लक्स बन जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू आई 4.13 into 10⁻³ वेबर, ठीक है, ये मेरा फ्लक्स बन गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा आपसे बताओ जरा, नेक्स्ट आपसे पूछा है द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स आ गया, फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया कर दो, एरिया क्या है बताओ जरा, एरिया इज 4 into 10⁻⁴, ये टेस्ला आ जाएगा, कितने टेस्ला आएगी, ठीक है। तो आप बताइए कितना टेस्ला है, बी की वैल्यू कितने टेस्ला आई, ठीक है, कितना टेस्ला बना 1.034 टेस्ला, 1.034 टेस्ला, ठीक है भाई, 1.034 टेस्ला ये बनेगा। नेक्स्ट उसके बाद जरा बताइए, उसके बाद क्या था, क्या पूछा था आपसे, उसके बाद मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछी एयर गैप में। तो एयर गैप की इंटेंसिटी कैसे निकाले, Hg नहीं, Bg हमें पता है, एयर गैप डेंसिटी पता है, डिवाइड बाय म्यू नॉट कर दो एयर गैप का, ठीक है भाई। तो उससे क्या आ जाएगा Hg, ठीक है, उससे आपका Hg आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका Hg आ जाएगा। जरा बताना क्या क्या आएगा, Bg की वैल्यू 1.034 टेस्ला, ठीक है, और आपका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी आएगी वो आएगी 0.822 into 10⁻⁶ एम्पियर टर्न्स पर मीटर, यह है 0.822 into 10⁻⁶ एम्पियर टर्न पर मीटर, ठीक है भाई, चेक कर रहे हैं, क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आएगा, एयर गैप इंटेंसिटी, ठीक है, फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको मैग्नेटिक सर्किट्स बताए थे, नेक्स्ट क्लास में इनको आगे एक दो क्वेश्चन और करेंगे ऐसे सर्किट्स में कि कैसे सोल्व करते हैं। तो बड़ा इजी है, आप रिलेक्टेंस में रिप्लेस कर दो, बस आप उसको रिलेक्टेंस की फॉर्म में रिप्लेस कर दो, सर्किट्स में ले आओ और इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे सोल्व करते थे ना वैसे आप सोल्व कर दो, बड़ा सिंपल है, ठीक है। और आपने वो देखा कि वो जो स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम, ठीक है, वो स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम ज्यादातर अगर एयर गैप होता है तो समझ लो कि मैक्सिमम एमएमएफ कहां यूटिलाइज होता है, जो आप सप्लाई में एमएमएफ दे रहे होते हो एयर गैप में यूटिलाइज होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एयर गैप, ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल की क्या परमिएबिलिटी उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो कुल मिला के दूसरा मैंने आज बताया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए फ्लक्स उनमें से इजीली फ्लो हो जाता है, ठीक है, उनका रिलेक्टेंस थोड़ा कम होता है, इस वजह से हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।